Hi, hello everybody. This is Sanjeev, and in this video, we are actually going to talk about the prerequisites for class 12. Obviously, this is not a motivational video. ठीक है कि आपका 11 अगर आपने बर्बाद कर दिया तो 12 तब भी बच्चा अच्छा कर लोगे. नो, देयर इज़ नो सच मोटिवेशन हियर. दिस इज़ मेनली एम्ड एट स्टूडेंट्स जो लोग क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हो या क्लास 11 के एंड में हो, एंड यू नीड टू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स 11 के 12 में कैरी ओवर करेंगे या उनके एप्लीकेशन है. एंड आई बिलीव दैट देयर आर फ्यू टॉपिक्स, मोर देन फ्यू इन फैक्ट, ऑफ क्लास 11 जो 12 में बहुत यूज होते हैं. इफ दोज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, योर क्लास 12 टॉपिक्स विल बी एक्चुअली स्मूथ. नहीं तो आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है. इनफैक्ट एनीबडी हु इज स्टार्टिंग क्लास 12, even if you have not done your class 11 properly, take time to revise those particular topics जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ऑब्वियसली ये मेरा एडवाइस है. ठीक है. एंड यू हैव टू बी सिंसियर फॉर दीज टॉपिक्स. ठीक है. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू सुगर कोट थिंग्स और गिव यू अ मिनिमम लिस्ट कि इतना कर लोगे तो हो जाएगा. नहीं, जो लिस्ट है वो थोड़ा लेंदी बोल सकते हो, बट दोज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 11 जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो 12 में बहुत यूज़ होता है. ठीक है. इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स. ऑब्वियसली, इनफैक्ट एवरी ऑथर, एवरी अदर टीचर वुड अग्री ऑन दिस पार्ट कि वेक्टर्स क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न बीइंग, क्लास 12 में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के जो भी टॉपिक्स हो वेक्टर ओरिएंटेड है. बहुत वेक्टर्स यूज़ होता है. एंड वेक्टर्स यूज़ करने का मतलब यू नीड टू नो द एप्लीकेशंस. सो ऐसा नहीं कि आपको बैठ के क्लास 11 का पूरा थ्योरी पढ़ना है. अगर हल्का फुल्का थ्योरी पढ़े हो वेक्टर्स का तो सिंपली प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स. देख लो कि तुमको बेसिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर डायग्राम्स करना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पता है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं स्पॉन्टेनियसली. अगर आप चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो स्पॉन्टेनियसली, देन डू गो थ्रू द थ्योरी, प्रैक्टिस सम मोर प्रॉब्लम्स, गो थ्रू सॉल्व एग्जाम्पल्स. ठीक है. तो जैसे कि मैं अपना बैच में देखता हूँ कि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सिंपल ट्राइंगल लॉ का डायग्राम या पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम भूल चुके हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. यू शुड बी सिंसियर एनफ. तो अगर बाई चांस भूल चुके हो तो प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके. तो प्रॉब्लम सम्स करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर लैकिंग और नॉट. ओके. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. एक बार चेक कर लेना. तो वेक्टर्स का कंप्लीट आइडिया चाहिए. Complete chapter should be revised. Okay. One more example. This thing. Any vector could be written in this format. Like R cap. ये जो मैंने अभी लिखा. तो एक common idea रहता था vectors के chapter में कि any vector can be written as the scalar product of its magnitude then multiplied with the unit vector. यहाँ पे scalar product. बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसे चीज़ें quickly apply करते हैं in class 12 topics, and often students start fumbling for 2 seconds कि अरे ये क्या कर दिया सर ने. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन. यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना, आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ डील करना, एवरीथिंग शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस. तो प्लीज़ प्रैक्टिस एनफ वेक्टर्स. ठीक है. ओके. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी काइनेमैटिक्स. अब काइनेमैटिक्स में आपको पूरा नहीं करना. ठीक है. नॉट द कंप्लीट चैप्टर, नॉट एट ऑल. ठीक है. और काइनेटिक्स में ऐसा नहीं कि सर आपको फॉर्मूलाज पता है तो हो गए, सर मुझे प्रोजेक्टाइल का रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब पता है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है तो हो गया. नहीं नहीं नहीं. आई वांट टू एम्फसाइज दैट यू शुड बी एबल टू एनालाइज मोशन. ठीक है. यू शुड बी एबल टू एनालाइज मोशन यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके. और एनालाइज मोशन बोलने का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल का अगर एग्जाम्पल लेते हो तो प्रोजेक्टाइल में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फॉर्मूला का बात नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट का, कि प्रोजेक्टाइल इज अ 2D मोशन बट यू कैन काइंड ऑफ स्प्लिट इट और यू कैन ब्रेक इट इनटू कॉम्पोनेंट 1D मोशन. राइट. ओके. अगर लेट्स से ये, अच्छा यहाँ पे मैंने वेक्टर डेरिवेटिव का बात किया, आई कम बैक टू दिस लेटर. ठीक है. मैं यहाँ पे कुछ और शो करना चाह रहा था. तो मैं पहले इसका बात कर लेता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है लेट्स से मूविंग थ्रू अ कर्व पाथ, तो हम लोग एक कॉमन कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि आप ग्राउंड पे इसके शैडो को फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो follow the shadow on the y-axis. It moves up and then goes down. This simple idea that 2D motion can be broken into 2 components along x and y, ये concepts important है.
ठीक है, कि कैसे आप मोशन को तोड़ सकते हो एंड क्यों तोड़ सकते हो, ठीक है। वेक्टर्स के साथ ही कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड है, तो ये पता होने चाहिए, ओके, क्योंकि क्लास 12 में ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे ये सब आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये क्लियर नहीं है तो जस्ट गो थ्रू द डेरिवेशंस। प्रोजेक्टाइल में जो डेरिवेशंस है ना, आपको वर्मा जी या कोई भी अच्छे बुक में मिल जाएंगे, थ्योरी बुक में, ठीक है, तो वो बेसिक डेरिवेशन में जाओ, ओके। अच्छा, इनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मैंने इन लोग को लिख के इसलिए रखा है ताकि मैं इस बात पे एम्फसाइज करूँ, योर वेक्टर रिलेशन शुड बी वेरी क्लियर। ये नहीं कि क्लास 10 में या 7-8 में पढ़े थे कि v इक्वल्स टू एक्स बाई टी तो काम बन जाएगा, नहीं। हाई स्कूल में 11 में आपने जो जो डिफरेंशियल फॉर्म में डेफिनेशंस पढ़े, दैट शुड बी क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज डिफाइंड एज द डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड इसी इक्वेशन को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हो, ये बातें याद होंगी प्रोबेबली कि एवरी वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर ये बात याद नहीं आ रहा किसी को कि सर वेक्टर फॉर्म एंड कंपोनेंट फॉर्म बोलने का मतलब क्या है, तो यू नीड टू रिवाइज। ये बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि एनी वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इसको मैं अगर z एक्सिस के अलॉन्ग लिखूं तो इट वुड लुक समवॉट लाइक दिस। लाइकवाइज आई कुड राइट इट अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस लिख सकते हैं। तो ये सब फ्लुएंसी आनी चाहिए, ये सब फ्लुएंसी होना चाहिए आपका विद दीज टॉपिक्स, ओके। तो काइनेमेटिक्स का ये चीज़ भी लगेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 12 में, ठीक है। 12 में जब हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो बहुत बार वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स यूज होता है, तो यू शुड बी वेरी फ्लुएंट। अगर कोई बच्चा ये सब को लेकर फ्लुएंट नहीं हुआ ना, तो यू विल एक्चुअली वेस्ट टाइम बिहाइंड थिंकिंग अबाउट दोज टॉपिक्स, ठीक है, जो 11 में ये सब पढ़ा दिए गए, रादर देन प्रॉपरली फोकसिंग ऑन द क्लास 12 कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये दो। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विद ऑल द 3 लॉज, ठीक है। मतलब अगेन डेफिनेशंस नहीं, आई मीन द एप्लीकेशंस, simple concepts and its application, like internal forces cannot change the state of a system. कोई भी state change हो रहा है सिस्टम का, मोमेंटम चेंज हो रहा है ओवरऑल सिस्टम का, you always need external forces. Then the idea of action reaction, जिन लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ याद आएगा तो हर ऑथर की बुक में ऑलमोस्ट थर्ड लॉ के ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बहुत लोग गलती कर देते हैं रिकग्नाइज करने में, ठीक है। एक पर्टिकुलर फोर्स का रिएक्शन कौन है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक ना। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये मैंने बहुत बच्चों का देखा है, ठीक है। वो बोलते हैं ना अल्प विद्या भयंकरी, ठीक है। मेनी स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग अरे आई हैव एन ओवरऑल आइडिया, आई कैन मैनेज। नो, यू कैन नॉट, ठीक है। यू शुड बी प्रिटी क्लियर विद द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज, ठीक है। थर्ड लॉ क्लियर पता होना चाहिए। हाँ, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ एज इन एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मत भूल जाना। बहुत बच्चों का होता है, हम पूछते हैं और बच्चे भूल गए होते हैं, तो नहीं। एफ इक्वल्स टू एम ए से भी ज़्यादा फंडामेंटल था, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। एंड ऑब्वियसली वंस अगेन एवरी वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। सो हम लोग बहुत बार करते थे फ्री बॉडी डायग्राम करते वक्त कि वी यूज टू स्प्लिट द फोर्सेज अलॉन्ग ऑर्थोगोनल एक्सिस and then we used to apply Newton's law equation F equals to ma in component form, fx equals to max, fy equals to may। अगेन ये फ्लुएंसी भी रहनी चाहिए, आपको ये सब बातें पता होना चाहिए इजीली, ओके। नहीं तो थोड़ा रिवाइज करो, प्रॉब्लम सम्स कर लो 11 में, ठीक है, बढ़िया। आई वोंट एम्फसाइज, इसमें और भी टॉपिक्स ला सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पढ़ लो, बट नो, फ्रिक्शन नहीं भी जानोगे तो 12 का टॉपिक्स चल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बात पहली बोलनी चाहिए थी, मैं भी बोलता हूँ। मैं जब यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स का बात कर रहा हूँ ना, तो इट इज़ एट द लेवल ऑफ बोर्ड्स। इनफैक्ट मतलब मेरे हिसाब से अगर एक बच्चा बोर्ड्स दे रहा है 12 का एंड उसको समझ के कॉलेज जाना है, मतलब आई मीन मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ कि अरे आपका 95% उठ जाएगा या एटलीस्ट आप 60 तो उठा ही लोगे, ये टॉपिक्स कर लोगे, तो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यू शुड हैव अ गुड बेस इन क्लास 11 एंड 12 टॉपिक्स, ताकि आप कोई भी ब्रांच लेके 12 कॉलेज में जाओ तो यू शुड बी कंफर्टेबल कि यार कुछ पढ़ के आए हो, ठीक है। सो आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर, जो लिटरली स्टडीज़ में रहना चाहते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाई करना चाहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो मिनिमम बोर्ड्स लेवल की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड्स लेवल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अगर टॉपिक सबको समझने हैं 12 के तो मिनिमम इतना करना है, ये मेरे हिसाब से है, ठीक है।
तो फ्रिक्शन वोंट बी दैट नेसेसरी, फ्रिक्शन जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर भूल भी गए हो तो आप थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर ज़रूरत पड़ा तो। फ्रिक्शन के साथ भी टॉपिक्स होते हैं, प्रॉब्लम सम्स होते हैं 12 में, बट उस समय आप कर सकते हो, अभी नहीं, ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। भाई बहुत यूज़ होता है क्लास 12 में। यू हैव डेडिकेटेड टॉपिक्स ऑन सर्कुलर मोशन एप्लीकेशंस, आई वुड से डेडिकेटेड एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट्स थे, once again, like very important concept कि if velocity vector keeps on changing direction, then there is a component of acceleration called centripetal. ठीक है, centripetal acceleration arise क्यों करता है? Just because the velocity vector direction is changing. Okay, right? Centripetal acceleration का फॉर्मूला तो था v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। एंगुलर वेरिएबल्स पता होने चाहिए, ओमेगा, अल्फा, थीटा। ठीक है, तो those concepts must be clear. Additionally, you could know about tangential acceleration, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ने को मिलता था। अब बात यह है कि जो बेसिक टॉपिक्स है क्लास 12 के, वहाँ पे मोस्ट केसेस में यू विल बी डीलिंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो सेंट्रीपिटल ही जानोगे तो काफ़ी है, बट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने डायग्राम के लिए या ये समझाने का ट्राई किया था कि भाई अगर वी वेक्टर इट्स चेंजिंग डायरेक्शन, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो नेट एक्सेलरेशन का एक कॉम्पोनेंट होता है जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होता है, रेडियली इनवर्ड एंड स्टफ। सो नो दिस थिंग्स। ठीक है, ओके, ये भी कॉन्सेप्ट ये मैंने हाईलाइट किया ही यहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स एज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जब बात करते हैं तो ये खुद में कोई नया टाइप नहीं है। जो फोर्स टाइप्स या फोर्स वेराइटीज़ आप 11 में पढ़ते हो, जैसे कि टेंशन, जैसे कि mg, स्प्रिंग फोर्स, दीज फोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम दे प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई नया टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ों का बात कर रहा हूँ मैं एकदम। ठीक है, एंड अगर बाई चांस किसी को लगे कि नहीं ये तो हमको याद भी नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, थ्योरी पढ़ो। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो आपको ये मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, देन गो थ्रू बुक्स। ठीक है, इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैं और एक वीडियो ही बना सकता हूँ कि बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वीडियो लेक्चर्स एंड वन शॉट एंड ऑल। प्लीज़ फोकस ऑन बुक्स। आप बुक्स ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, ओके, एंड बुक्स मतलब शॉर्टकट वाले बुक्स नहीं, प्रॉपर ऑथर वाले बुक्स जो लोग अपने फील्ड में कमांड रखते हैं। ठीक है, NCERT इज़ अ गुड बुक। आप कुछ और बुक्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, बट गो थ्रू बुक्स मेनली। ओके, मूविंग ऑन। लिस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी भी और टॉपिक्स है 11 के। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11 वुड बी वर्क पावर एनर्जी। इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सबसे फंडामेंटल टॉपिक है ऑफ क्लास 11-12 हाई स्कूल का। ये सबसे फंडामेंटल आइडिया है। मतलब ऑब्वियसली वेक्टर जानना पड़ेगा आपको, you need to have mathematical background also proper, but work per energy is a very important topic in the entirety of class 11-12, very important। आपको इस चैप्टर में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं अगेन कि सुपरफिशियल आइडिया है तो मैनेज हो जाएगा, नहीं। ठीक है, इनफैक्ट यहीं पे मैं बोलूँगा क्लास 11 में अगर कुछ लोगों ने ये चैप्टर अगर बहुत डिटेल्स में करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, 12 का एक मेजर चंक आपके लिए ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, in work by energy you are introduced to the concept of line integral। अगर किसी को याद हो लाइन इंटीग्रल क्या होता था, सिंपली ये एक्सप्रेशन इंटीग्रल ऑफ f डॉट डी एल, यू आर टेकिंग एन इंटीग्रेशन ओवर अ पाथ, तो लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल बोलते थे। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कि हाँ सर इक्वेशन याद आ रहा है तो एनफ है, नो। अंडरस्टैंड द मीनिंग, एज इन अगर मैं लिख रहा हूँ f dot dl, इंटीग्रल ऑफ f dot dl, you should be able to visualize कि okay there is a path को मैंने small pieces में तोड़ दिया है, every small piece is called a dl vector। ठीक है, and हर dl vector जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक पार्टिकल, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, सो f dot dl मैं लोकली हर जगह परफॉर्म कर सकता हूँ, एंड देन सम इट अप ओवर द पाथ, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द इंटीग्रेशन। तो आप विजुअलाइज भी करो उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि बस सुपरफिशियली आपको पता है तो काम बन गया, नहीं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रल। बट लाइन इंटीग्रल के बाद और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक है, वेरी फंडामेंटल आइडिया. वंस अगेन सिर्फ फॉर्मूला नहीं, यू शुड be aware of the concept that work energy theorem actually kind of gave the definition of kinetic energy in classical physics. ठीक, काइनेटिक एनर्जी का जो डेफिनेशन होता था वो इस थियोरम से आता है. काइनेटिक एनर्जी फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ से डिराइव होता है. सो जो कंसेप्चुअल आइडिया था बिहाइंड वर्क एनर्जी थियोरम वो भी पता होना चाहिए. ओके, इस केस में जब वर्क लेते हैं, वर्क किसका लेते हैं? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल हर टाइप. ठीक है, ये सब बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट. ठीक है, इनफैक्ट कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला आइडिया एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड रेफरेंस का आइडिया, ये तो इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स है, राइट. ओके, कुछ लोगों को याद होगा ये इक्वेशन, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. ये पूरा चीज क्लियर होना चाहिए. ठीक है, रीड अप ऑन इट डिटेल्स में. रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या था? रेफरेंस फ्रेम नहीं बोल रहा हूँ, रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे चेंज आता है, चेंज से जब हम लोग यू निकालने का ट्राई करते हैं पोटेंशियल ऑफ अ स्टेट, तो हम लोग को एक रेफरेंस स्टेट डिक्लेयर करना पड़ता है. ये बातें 11 में ऑलरेडी क्लियर की जाती हैं, बहुत लोग उसमें क्लियर नहीं कर पाते. ये 11 का और एक चैप्टर में रिपीट होता है, इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन. तो बहुत लोग ग्रेविटेशन में क्लियर किए होंगे ये बात, या वर्क एनर्जी में ही क्लियर किए होंगे. वॉट एवर बी द केस, प्लीज कीप दीज कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर, पता होना चाहिए. गॉट इट. नेक्स्ट, टॉर्क. रोटेशन डायनेमिक्स पूरा नहीं लगेगा, डोंट वरी. ऐसा नहीं कि सर पूरा रोटेशन भी आप बोल दो, आप रोटेशन भी रिवाइज कर रहे हैं, तो नहीं. क्लास 12 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, द ओनली टॉपिक दैट यू शुड बी कंसर्न विद इज टॉर्क. आई थिंक angular momentum will be used in some places very sparsely, but torque will be used in multiple places. So make your concepts clear regarding torque. बढ़िया. ओके, टॉर्क में फिर क्या था अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो देयर वाज दिस आइडिया रिगार्डिंग द क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन. ओके, देयर वाज दिस आइडिया रिगार्डिंग मोमेंट आर्म. ठीक है, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन नेट टॉर्क इज जीरो. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए एकदम. आप अगेन विजुअलाइज कर पाओ, इस तरह से पढ़ना कि सर फोर्स को एक्सटेंड करते हो, यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, दैट बिकम्स अ मोमेंट आर्म. तो ये सब बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना आना चाहिए अच्छे से. ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में क्या होगा ना, देयर विल बी सम डेरिवेशंस ऑन टॉर्क ऑन अ डाइपोल. तो वहाँ पे अगेन जिन बच्चों का टॉर्क फंडामेंटली क्लियर है ना, वो डेरिवेशंस खुद से कर लेंगे. माई ऑब्जेक्टिव इज कि प्लीज बी सेल्फ सफिशिएंट टू सम एक्सटेंट. हर चीज़ टीचर आपको करवा के दे देगा मानते हैं, पर टीचर पे डिपेंडेंट ना रहो या किताब पे. हैव दिस कैपेबिलिटी दैट यू आर एबल टू डिराइव समथिंग बेस्ड ऑन क्लास 11 कॉन्सेप्ट्स. सो बेसिक क्लास 11 के डेरिवेशंस अगर डेफिनेशंस बता रहे हैं टॉर्क के, तो आप बहुत कुछ डिराइव कर लोगे 12 में. इट विल बी ऑब्वियस टू यू. आपको एक सेपरेट टॉपिक बना के लाइक याद करना नहीं पड़ेगा, याद तो करना भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ लॉजिकल है. तो जो भी है. अच्छा, वन मोर थिंग जो मैंने लिख दिया, यू शुड नो द रिलेशन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन. कौन सा? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा. अब बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में खुद भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा था, उतना नहीं लगेगा. मिनिमम जो लगेगा 12 में, दैट इज द सिंपल आइडिया दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास इज mr स्क्वायर, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. याद होगा कुछ बच्चों को, इफ यू हैव एन एक्सिस एंड इफ यू हैव अ पॉइंट मास, ठीक है, तो mr स्क्वायर करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस मिल जाएगा, राइट. तो बस ये बात है. तो इतना मिनिमम एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान के रखो, जरूरत है. टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, वो जान के रखिएगा. ठीक है, लगेगा. एंड इसी के साथ लिंक्ड है एसएचएम वाला टॉपिक, क्योंकि कुछ लोगों को याद होगा अगर आपने लास्ट में 11 के एंड में एसएचएम ढंग से पढ़ा, ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम बोल के एक टॉपिक आया था. वंस अगेन एंगुलर एसएचएम के प्रॉब्लम्स में जब डेरिवेशन करते हैं यू नीड टॉर्क, राइट. तो अगेन टॉर्क पता होना चाहिए. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें एसएचएम में जानना है. मन तो करेगा मुझे बोल देने का कि एसएचएम का कंप्लीट चैप्टर आप याद रखो, मैं तो एम्फसाइज करूंगा ही, बट कोई बात नहीं. अगर मैं हाईलाइट करूँ तो यस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब कौन सा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. आई थिंक नो, आई हैव नॉट रिटन दैट. मैं साइड में लिख देता हूँ जस्ट टू हाईलाइट. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम था, यू शुड नो अबाउट दिस प्रॉपरली. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था
कि सर x की जगह पे अगर कोई दूसरा वेरिएबल भी आ जाए बट इट ओबेज दिस इक्वेशन, देन वी से दैट क्वांटिटी इज वैरिंग साइनसॉइडली और सिंपल हार्मोनिकली विथ टाइम। अगर ये बात क्लियर ना हो तो जरा रिकॉल करो कि एंगुलर एसएचएम में x की जगह पे बस थीटा होता था, एंड वहां पे हम लोग बोलते थे कि थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात भी साइनसॉइडल इक्वेशन इस फॉर्मेट के होते थे, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। एज अ स्टूडेंट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द रोल ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का मीनिंग, एम्पलीट्यूड तो ईजी रखता है, फेज एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये तो बस एक एंगल है, नहीं, इट हैज़ अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। बहुत लोग क्लास में ये बात करते हैं डिटेल्स में। तो फेज एंगल का जो इंट्यूटिव मीनिंग था, इंट्यूशन बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इन एसएचएम वाज फेजर। ओके, अब बहुत लोग फेजर स्टार्टिंग में ले लेते हैं एसएचएम में, बट वट एवर बी द केस यू शुड बी वेरी accustomed with phasor because phasor finds immense application in class 12. Class 12 में there is a topic called AC circuits, alternating circuits, and in that chapter there is a huge application of phasor. ठीक है, तो again since ये 11 में already covered था, if you are clear about it, your 12 is going to be smooth. ठीक है, आपका like 70% topics will be very easy for you. ठीक है, तो एसएचएम में मैं इतना रेकमेंड करूँगा, इन द बेस्ट के सिनेरियो पूरा चैप्टर ही कर लो यार, एसएचएम का कंप्लीट चैप्टर, द एंटायर चैप्टर, नॉट जस्ट फ्यू सेक्शंस ऑफ इट। ओके, एंड द लास्ट वेव्स। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ पे शायद ये दिखा के रखा था कि फेजर के बारे में भी जान के रखिएगा कि हाउ इज दिस इक्वेशन लिंक टू अ फेजर डायग्राम, इन दोनों के बीच में जो लिंक था वो भी समझिएगा। मैंने एवरीथिंग क्लियर रखो प्लीज़। जनरली क्या होता है, मैंने आई हैव सीन that because of the school exams most students often rush their last few topics of class 11. SHM and waves are often overlooked, I have seen. ठीक है कि अच्छा सर पास तो कर गए 11, छोड़ो ना 12 स्टार्ट करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। SHM and last waves, they are actually important. So even if you have rushed these topics due to school exams or whatever be the case, don't do that. Okay, take your time, sit back and revise these topics. Waves में क्या लगेगा, the bare minimum is the wave relation, wave का concept, the physical idea behind a wave. ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बस हमको इक्वेशन याद है काम बन गया। प्लीज डोंट डू दैट। पूरा रीड अप ऑन द थियोरी ऑफ वेव्स, नो व्हाट इज अ वेव, अ डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपागेट्स, उसको हम लोग वेव के साथ रिलेट करते हैं। लर्न अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्रॉपरली। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक पढ़ लिए तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। You should be clear about angular wave number, angular frequency. The entire equation a sin kx minus omega t plus phi एक इक्वेशन हुआ करता था, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सर इक्वेशन याद है हो गया, नहीं, यू शुड हैव एन इंट्यूटिव मीनिंग क्लियर रिगार्डिंग द वेव इक्वेशन। ओके, सो वही मैंने हाईलाइट किया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वेव रिलेशन, v इक्वल्स टू लैम्डा एफ, ये आप लोग 10 में भी पढ़ते थे। नए कुछ रिलेशन से के v इक्वल्स टू ओमेगा, know the meaning of everything, angular wave number क्या होता है, everything, and superposition of waves। ठीक है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक क्लियर है देन ओके यू कैन मूव ऑन विद 12। एकदम 12 में देयर विल बी अ टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स, जहां पे इतना मिनिमम प्री रिक्विजिट है लगेगा। एंड इफ यू आर नॉट क्लियर, आई रिपीट, बहुत बार जो क्लास 12 में होता है बच्चे स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, मतलब 12 में टॉपिक चले तो मान लेता है अच्छा चलो सर हो रहा है ऐसा, फॉर्मूला ऐसा है, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हो क्यों रहा है, उन लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है। एंड मैं बार बोला, मेरा मुद्दा ये नहीं है इस वीडियो बनाने का कि ऐसे ऐसे करके करोगे तो आपको सबसे अच्छा मार्क्स मिलेगा या जेई नीट एकदम क्रैक कर लोगे, नहीं। आई वॉन्ट टू फोकस मेनली ऑन द पार्ट की हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आप परस्यू करो एकेडमिक्स कॉलेज में, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, यू विल फाइंड सम एप्लीकेशंस मैन, तो आपको समझ में आए। आप मैथ्स लेके भी कल को पढ़ो तो आपको बहुत कुछ कोरिलेट कर पाओगे ना, यू विल फाइंड मेनी एप्लीकेशंस, तो लॉजिकल डेवलपमेंट होगा, आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ेंगे, क्लियर रहेगा। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो विद दीज आइडियाज़ इन माइंड, अगर इतना कुछ क्लियर है तो 12 में आगे बढ़ो, नहीं तो प्लीज़ रीड अप ऑन इट, थोड़ा प्रॉब्लम सम्स प्रैक्टिस करो। अगर प्रॉब्लम सम्स में अटक जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल्स देख के भी नहीं क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ थ्योरी रीडिंग। ओके,
क्योंकि इतना टाइम तो मिलेगा नहीं अभी कि ये सब टॉपिक्स जो मैंने बोल दिया दोनों मिल के आप रिवाइज करो. तो इट्स जनरली एडवाइज्ड कि आप क्या करो, प्रॉब्लम सम्स करो, देखो कहाँ अटक रहे हो, उससे आप गेज करो कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है रिगार्डिंग दीज फ्यू टॉपिक्स. सो आई थिंक आई हैव हाईलाइटेड 7 टॉपिक्स इन टोटल. ओके, बिसाइड्स दिस एक चीज़ जो मैं लिखा नहीं कहीं लेकिन अभी दिमाग में आ रहा है तो बोल रहा हूँ, यू शुड बी वेरी क्लियर विद द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, ओनली रिसेंटली इट हैपेंड. क्लास 12 को बच्चों का बात कर रहा हूँ. ठीक है, somebody who was like doing an integration in physics, they simply wrote an integration like this. Let's say कुछ इस तरह का लिख दिया एंड आंसर ला दिया x³/3. ऑब्वियसली जिन लोगों को मैथ्स पता है, दिस इज स्टूपिड. वेयर इज द dx टर्म, वेयर इज द डिफरेंशियल टर्म. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंशियल आप इंटीग्रेट का फॉर्मूला लगा कैसे रहे हो. तो बहुत बार बच्चे कर देते हैं, लिख देते हैं, बोलते हैं हाँ सर आंसर तो आ गया, बट वर्किंग गलत है, समझे नहीं है. तो डोंट डू दैट. ठीक है, ये मेनली उन बच्चों के साथ होता है जिन लोगों ने मैथ्स नहीं ऑप्ट किया था. तो इवन इफ यू आर फ्रॉम अ बायो बैकग्राउंड और यू आर फोकसिंग एंटायरली ऑन अ लाइक नीट और मेडिकल फील्ड, आप मैथ्स नहीं लिए हो या अवॉइड कर रहे हो, प्लीज़ फिजिक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कर लेना, प्रैक्टिस करके थोड़ा क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट्स. इनफैक्ट कैलकुलस के जब एप्लीकेशंस 12 में आते हैं तो कंसेप्चुअली बहुत अच्छा रहता है. एज इन देयर आर मेनी कंसेप्चुअल एप्लीकेशंस की एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक सिस्टम को हम लोग तोड़ते हैं एलिमेंट्री पीसेज में, उसके ऊपर हम लोग कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, देन वी इंटीग्रेट ओवर द एंटायर रीजन. ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ऐसे चीज़ें 11 में भी थी, तो थोड़ा रिवाइज कीजिएगा. इनफैक्ट मेनली फॉर बायो स्टूडेंट्स ये एडवाइस दे रहा हूँ. आप लोगों ने मे भी सुना ही हो ये बात. फिजिक्स अच्छे से करने का रीज़न ये नहीं है कि कल को आपको फिजिक्स यूज़ करना पड़ेगा कहीं पे मेडिकल फील्ड में. नहीं, इट्स मेनली एम्ड एट द आइडिया दैट यू हैव अ हायर कॉग्निटिव एबिलिटी. आपके पास वो लॉजिकल रीजनिंग का दिमाग खुले. यू शुड बी एबल टू लिंक स्टफ. सिर्फ टॉपिक्स जानने से नहीं होगा. यू शुड बी एबल टू लिंक स्टफ कि अच्छा कुछ जानना है, कुछ टॉपिक्स पता है, आई हैव सम टूल्स एंड देन आई एम एबल टू यूटिलाइज देम टू डिराइव समथिंग एल्स. ठीक है, तो कॉग्निटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटीज़ ये लाइफ भर लगती हैं विच एवर फील्ड यू मूव ऑन टू. ओके, सो विद दैट इन माइंड ये सब टॉपिक्स कर लीजिएगा. आप फ्यूचर में जो भी टारगेट कर रहे हो प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक्स. ठीक है, एंड देन मूव ऑन विथ क्लास 12 या पैरेलल ये सब अच्छे से पॉलिश कर लो. सो दैट रैप्स अप माई वीडियो एंड आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग. इफ़ आई फील सम टॉपिक्स आर लेफ्ट तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा. बट ओके, दिस इज इट. या देर इज वन मोर पीस ऑफ एडवाइस आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट इट. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, टू रैप अप दिस वीडियो देर इज़ वन मोर पीस ऑफ एडवाइस. मैं उसके बारे में बात कर ले जाता हूँ कि विथ रिगार्ड टू बोर्ड्स, ठीक है, और इवन फॉर नीट और मेंस और एडवांस्ड वॉट एवर, एक जनरल एडवाइस मैं क्लास 12 के बच्चों को हर साल देता हूँ. प्लीज़ हैव अ डेरिवेशन कॉपी. ठीक है, आप एक सेपरेट डेरिवेशन कॉपी मेंटेन करो. डेरिवेशन कॉपी एज इन यू विल कीप ऑल द कलेक्शन ऑफ डेरिवेशंस जो आपके सिलेबस में आते हैं. आप फ्रेश करके एकदम अच्छे से कॉपी में मेंटेन करना ऑल योर डेरिवेशंस. ठीक है, जैसे एक बार चैप्टर खत्म हुआ आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से सबसे पॉपुलर डेरिवेशंस हैं जो क्लास में करवाया जा रहा है या टीचर करवा दे रहा है या बुक में कुछ दिया हुआ है. तो वो सब डेरिवेशंस एक अलग कॉपी में मेंटेन करना. क्लास 11 के कंपैरिजन में 12 में डेरिवेशंस ज़्यादा हैं. एंड जब आप घर में बैठ के खुद से डेरिवेशंस कॉपी करोगे तो आपको याद भी रहेगा. एंड डेरिवेशन जब लिखना ऐसे नहीं कि बस स्टेप बाय स्टेप लिख दिए, नहीं. व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द स्टेप्स, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग द रीजंस ऑल्सो. दैट इज हाउ यू राइट अ प्रॉपर आंसर. इससे रीजनिंग एबिलिटी भी आपका चलते रहता है. आप सोचते रहते हो, आपने कोई स्टेप लिखा, वहाँ पे अगर कुछ लॉजिक है तो वो लॉजिक लिखो. सिमेट्री के कारण हो रहा है या अप्लाइंग सम अदर कॉन्सेप्ट हो रहा है, लिख दो उस तरह से. ठीक है, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि ओके यू हैव दिस कॉन्सेप्चुअल आइडिया. एंड ओवर टाइम, ओवर 6 months प्रैक्टिस इस तरह से करते करते आपका बहुत इंप्रूवमेंट होएगा. सो मेरे एंड पे ये एडवाइस है कि डू मेंटेन अ सेपरेट डेरिवेशन कॉपी. चैप्टर खत्म हो जाए या चैप्टर ऑनगोइंग चल रहा है, आप डेरिवेशंस के लिस्ट मेंटेन करो एकदम कॉपी में.
and don't take recourse to online easily available PDFs और materials. Please don't do that. अगर आप PDFs मिल जाएंगे आपको कि सर टेलीग्राम चैनल पे जा रहा है, सर मिल जा रहा है कहीं से. डोंट डू दैट ना. इफ़ यू डोंट राइट ऑन योर ओन, आपके दिमाग में वो टॉपिक प्रोबेबली रिटेन नहीं होगा. कोई टॉपिक रिटेन करना है तो यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू प्रैक्टिस. तो व्हेन यू आर मेकिंग सच अ डेरिवेशन कॉपी, प्लीज़ इजीली अवेलेबल PDF मत ले लो, आप खुद से करो, लिख के एक मेंटेन करो. ठीक है. देयर आर आज के ज़माने में लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में होता है, बहुत जगह ही होता है कि फ्लैश कार्ड्स दिए जाएंगे या शॉर्ट नोट दे दिए जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा. दैट इज़ गुड फॉर रिविजन, बट वो आप खुद करो. ठीक है. आई एम एम्फसाइजिंग दिस इज़ नॉट ओनली विथ रिगार्ड टू कि सर मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है, दिन भर प्रॉब्लम सॉल्व करें. नहीं, थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है. फोकस ऑन द डेरिवेशंस. डेरिवेशंस को ही थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं. इवन एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही मैक्सिमम. सो डेरिवेशंस पे प्लीज़ फोकस. एंड नेक्स्ट, NCERT के बाद आप बहुत सारे बुक्स फॉलो कर सकते हो, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा. स्टिक टू एनीबडी. मैंने कोई सिंगल एडवाइस की, कोई NCERT करता है एंड वर्मा किया, कोई बोला सर मैं NCERT करूँगा एंड मॉड्यूल करूँगा किसी कोचिंग का, ओके. बट मेरे एंड से पर्सनल एडवाइस है, प्लीज़ गो थ्रू NCERT. NCERT को थॉरोली रीड करो एंड उसके एक्सरसाइजेस करो. थॉरोली रीड एंड डू दिट्स एक्सरसाइजेस. हो सके तो आप अगेन एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करो कंटेनिंग ऑल द एक्सरसाइजेस. अगेन ये नहीं कि सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सर नेट से, नहीं. आप एक्सरसाइज मेंटेन करो एंड अगेन NCERT के एक्सरसाइज करोगे. मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट बीच में या लास्ट की तरफ थोड़ा अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं. इफ़ यू फील लाइक वर्किंग करते करते रीजंस भी लिखना. ऐसे नहीं कि बस लिख के निकल गए, वी नो दैट ऐसा होता है, देन वी नो दैट ऐसा होता है, खत्म. नहीं, मेक द हैबिट ऑफ solving a numerical along with the conceptual reasons involved, writing them side by side. Okay. तो ये दो चीज़ मैं जनरली एडवाइस करता हूँ सबको. इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, जो करना है करो. ठीक है. बट ये मेरे एंड में इंपॉर्टेंट एडवाइस है. तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल व्हाट आई वांटेड टू से. ये मैं थोड़ा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैं अपने बच्चों को जो बताऊँ उसी को यहाँ पे मैंने बोल दिया. तो दिस इज़ इट. Take care, study properly, and that's all for this video.